हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन क्रैक नाउ। मैं दिल्ली से जय सिंह क्रैक नाउ पे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हम अपनी क्लास का जो मोड है वह बेसिकली डेली आंसर राइटिंग के फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस लेंगे और उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। आमतौर पर बीपीएससी एग्जाम में जो मेंस एग्जाम है उसमें जो क्वेश्चन पूछने का ट्रेंड रहा है उसके संदर्भ में बात करते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और हमारा उद्देश्य रहेगा कि हम एक क्वेश्चन का जो मॉडल आंसर है उसको डिस्कस करें। इस संदर्भ में देखें हम तो जो सबसे पहली बात निकल कर आती है कि बीपीएससी एग्जाम का जो नेचर है वह बेसिकली इस रूप में स्टेब्लिश है कि आपके पास आंसर को लिखने के लिए जो एक दायरा है वह विस्तृत होना चाहिए। क्योंकि अन्य सिविल सर्विसेज एग्जाम में वर्ड्स को बांधा गया है, खास करके अगर हम यूपीएससी सिविल सर्विसेज की बात करें तो उसमें एक लिमिटेड वर्ड में आपको अपने आंसर को प्रस्तुत करना होता है। लेकिन बीपीएससी का जो दायरा है, चूंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें लिमिटेड होते हैं, 10 क्वेश्चन के आसपास होते हैं, और उस क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन के साथ साथ वर्डिंग का जो इस्तेमाल होता है उसमें एक फ्रीडम दी गई है कि वर्डिंग का आपको जो फ्रेम करना होता है अपने आंसर को वह उस रूप में बहुत विस्तृत होता है। तो आपके पास कंटेंट इस रूप में होना चाहिए कि जब आप अपने आंसर को शुरुआत करते हो तो उसको एंड तक जाने के लिए जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट को आप फुलफिल कर पाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये उठता है कि एक अच्छी आंसर राइटिंग क्या हो सकती है। तो अगर इस संदर्भ में हम बात करें कि किसी भी क्वेश्चन को, खास करके जब वो सब्जेक्टिव हो, जब उसका आपको वर्डिंग में लिखना हो, तो एक अच्छा आंसर राइटिंग क्या हो सकता है, इसके लिए जो शुरुआत है आपको वह समझने की आवश्यकता है कि किस रूप में आप अपने आंसर को प्रस्तुत करेंगे। तो जो बेसिक चीज है उसमें आपका फ्लो, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग आपका जो राइटिंग पैटर्न है, वर्ड ऑफ सिलेक्शन है, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। यह शुरुआत के जो, खास करके जो शुरुआती सिविल सर्विसेज एग्जाम के जो छात्र होते हैं जिन्होंने अपनी तैयारी हाल ही में शुरू की होती है, उनको क्वेश्चन के नेचर को समझने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये सारा चीज डिपेंड करता है आपके प्रैक्टिस पर। अगर आपकी प्रैक्टिस बेहतर है, आपके जो समझने का दायरा बेहतर है, चीजों को आप सिलेक्टेड होके लिखते हो, तो फिर आपको जो डायमेंशन है वह समझने में देरी नहीं लगती। आप उस डायमेंशन, उस रिक्वायरमेंट को समझ पाते हो। और डायमेंशन क्वेश्चन का जो जिस रूप में पूछा गया है उसको डिफाइन करने का जो तरीका होता है वह आप लिखते लिखते प्रैक्टिस से वो आता है। एक और चीज देखें तो जो चीज समझ में आती है इसमें कि आपका जो नॉलेज है, सब्जेक्ट का नॉलेज है, वह खास करके डेप्थ का होना चाहिए। क्योंकि ऊपरी लेवल पर आप सिर्फ सिलेक्टेड शब्दों को लिख पाओगे, गिने चुने शब्दों को लिख पाओगे। लेकिन जब आपका नॉलेज डेप्थ होगा तो जो सेंटेंस फ्रेमिंग होती है, किस आधार पर आपका आंसर किस रूप में विस्तृत होगा, बाहर बढ़ेगा, यह सब जरूरी होता है। तो एक निश्चित पैटर्न पे बात कर लेते हैं कि पैटर्न क्या होता है बीपीएससी एग्जाम का, या किसी भी जो विस्तृत लेखन शैली होती है वह क्या होता है। सबसे पहले तो आपका पैटर्न ये है कि आपका जो पेपर मिलता है वो मान लीजिए इस फॉर्म में है। आपका जो आंसर है वह बेसिकली इस फॉर्म में है। ये आपका पेपर है। तो जो चीजें आपको जानने लायक हैं कि इसमें आपका ये क्वेश्चन दिया है, यहां से आप शुरुआत करते हो इस पैटर्न में। ये आपका इंट्रोडक्शन हो जाता है। इंट्रोडक्शन आपका बहुत बड़ा नहीं होता, आपका 3 से 4 लाइन का इंट्रोडक्शन होता है। फिर आपका ये मेन बॉडी पार्ट होता है, इसका वेटेज ज्यादा होता है।
ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। अभी हम जब मॉडल आंसर को डिस्कस करेंगे तो उसमें जो ये पैटर्न है, इस पैटर्न का विस्तृत रूप देखेंगे कि किस प्रकार से हम अपने आंसर को अरेंज कर सकते हैं। तो आपका ये मेन बॉडी पार्ट होता है और लास्ट में आपका कंक्लूजन होता है। ये आपका कंक्लूजन होता है। तो ये चीज आपको समझना है कि ये आपका इंट्रो हो गया, ये आपका जो है ये मेन बॉडी पार्ट हो गया, ये मेन बॉडी पार्ट हो गया और ये कंक्लूजन हो गया। अब इसमें जो समझने वाली बेसिक बात है वह यह है कि क्या इन वर्डों का यूज करना है। अगर आप इंट्रो लिख रहे हो तो जिस प्रकार से कुछ स्टूडेंट प्रस्तावना लिख देते हैं, शुरुआत लिख देते हैं, तो आपको ये सब लिखना नहीं है। बाकी आपका जो आंसर होता है 3 भागों में डिवाइड होता है, आपका इंट्रो, आपका मेन बॉडी पार्ट और आपका कंक्लूजन। तो इंट्रो, मेन बॉडी पार्ट और कंक्लूजन जो होता है उसका एक निश्चित अनुपात होता है। उस अनुपात के थ्रू आपको अपना आंसर, अपने आंसर की डिजाइनिंग करनी होती है। जिस प्रकार से आपका शरीर है, शरीर में जो आपका अपर पार्ट है, आपके गर्दन से, आपके सर से आपकी शुरुआत होती है, तो उस स्ट्रक्चर का आप उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए तो आपका इंट्रो जो होता है वह सिंपली एंड क्रिस्पी होता है। आपको बहुत ज़्यादा हेक्टिक वर्ड का यूज नहीं करना है, खाली क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग उसके परिभाषा के थ्रू आपको जाना है और अपने आंसर की शुरुआत करनी है। तो बेसिक चीज जो है इसमें, इंट्रो आपका बहुत सिंपल होगा, क्रिस्पी होना चाहिए, थोड़ा सा कि आकर्षित होना चाहिए। आपका अधिकतर पार्ट जो होगा आंसर का वो आपके मेन बॉडी पार्ट में आएगा। जिस प्रकार गर्दन के नीचे का हमारा पार्ट और फिर हमारा स्टमक और आपका एक बड़ा पार्ट क्रिएट होता है हमारे बॉडी का, उसी प्रकार के आपके आंसर में जो मेन बॉडी पार्ट है उसका अनुपात एक बड़े रूप में आएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा जो आपके वर्ड हैं उसमें डाले जाएंगे, उसमें आपका पैटर्न तैयार होगा। फिर आपका कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन में आपको वर्तमान जो पारिस्थिति, वर्तमान जो स्थिति है और वर्तमान स्थिति के अनुरूप भविष्य क्या होगा, इसके बारे में एक प्रेडिक्शन करते हुए एक अपनी जो फ्यूचर विजन है उसको प्रस्तुत करते हुए आपको आंसर को लिखना होता है। तो ये आपके फॉर्मेटिंग का एक बेसिक पार्ट है जो आपको अपने आंसर में ध्यान रखना पड़ेगा, जिसमें इंट्रो, मेन बॉडी पार्ट और कंक्लूजन है। इसी में एक बात और ये आती है कि क्या इसमें हम फ्लो चार्ट और अपने फोटोज का या फिर आप कह सकते हैं कि मैपिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप फ्लो चार्ट का इस्तेमाल अपने आंसर की सजावट में बहुत बेहतर तरीके से प्रस्तुत करने के लिए कर सकते हैं, जिसमें फ्लो चार्ट कम वर्डों में, डिजाइन वर्ड में आपके आंसर की प्रस्तुति बेहतर तरीके से कर पाएगा। तो फ्लो चार्ट बहुत जरूरी होता है और खास करके जो साइंटिफिक सब्जेक्ट जैसे आपके जनरल साइंस के, ज्योग्राफी के सब्जेक्ट होते हैं, इसमें इसकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो आपका फ्लो चार्ट, आपका जो इमेजेस होते हैं या फिर आप फोटोज कहते हैं, और या डायग्राम जो होता है, सॉरी फोटोज की जगह आप डायग्राम यूज कर सकते हो वर्ड, आपके डायग्राम, आपका फ्लो चार्ट, ये कंसिस्टेंट तरीके से होना चाहिए। अगर आपके आंसर में इनका एक सिस्टमेटिक फॉर्म उभर कर आता है तो एग्जामिनर जो होता है आपको अधिक से अधिक नंबर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये सारी चीजें कस्टमाइज तरीके से आप एक बहुत बड़े दायरे को कवर करते हो अपने फ्लो चार्ट के थ्रू, अपने डायग्राम के थ्रू। तो आपके इंट्रो, मेन बॉडी पार्ट और कंक्लूजन, ये चीज हो गई। दूसरा चीज आप हम देखेंगे कि इसमें जो है फॉर्म क्या होना चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए। तो कुछ लोग सजेस्ट करते हैं कि आपका जो फॉर्म होना चाहिए वह पैराग्राफ के थ्रू और पॉइंट वाइज होना चाहिए। अगर हम बात करें तो हमारा जो इंट्रो होता है वह आपको इसमें प्रैक्टिस जो हम करवाएंगे वह बेसिकली इंट्रो आपका पैराग्राफ फॉर्म में रहेगा। इंट्रो कभी भी आपका पॉइंट वाइज में नहीं होता, तो इंट्रो आपका पैराग्राफ फॉर्म में रहेगा। इंट्रो पैराग्राफ फॉर्म, क्योंकि आपके उत्तर की सबसे बड़ी जो भूमिका होती है मेन बॉडी पार्ट की होती है, तो इसमें आपको पॉइंट वाइज, पॉइंट वाइज और साथ ही आपको
पैराग्राफ फॉर्म दोनों का इस्तेमाल करना होता है। पॉइंट वाइज और पैराग्राफ का इस्तेमाल करना होता है, और कंक्लूजन भी आपका पैराग्राफ वाइज होता है, इसमें पॉइंट आपके नहीं होते हैं। कंक्लूजन आपका इफेक्टिव तभी हो सकता है जब आप क्वेश्चन के डिमांड के अकॉर्डिंग वर्तमान परिस्थितियों को दिखाते हुए और भविष्य के आधार पर भविष्य को भी प्रस्तुत करते हैं। तो कंक्लूजन भी आपका जो होता है ये पैराग्राफ वाइज होता है। ये चीजें हैं। बाकी एक इसमें और एक बात निकल कर आती है कि अगर आप पैराग्राफ वाइज अपने आंसर को लिख रहे हैं तो कुछ लोग जो की पॉइंट होते हैं उस की पॉइंट को नंबरिंग में या फिर एरो के थ्रू डिजाइन करते हैं, एरो के थ्रू उसको दर्शाते हैं। तो आपका जो नंबरिंग होता है वह अरेबिक वर्ड में होना चाहिए। जिस तरीके से हम बात करें तो अगर आपने मान लीजिए कोई पॉइंट लिखा और उस पॉइंट को आप 1 2 3 4 5 ये इस तरीके से लिख रहे हैं तो आपका उत्तर एक अनुशासित उत्तर होता है, और एग्जामिनर भी ये समझता है कि आपका जो दायरा है और जो पॉइंट वाइज में आप लिख रहे हो तो एक अनुशासित उत्तर लिख रहे हो। बाकी अगर आप बिंदु के फॉर्म में या फिर अगर आप एरो के फॉर्म में लिख रहे हो तो उसमें जो कि नंबरिंग नहीं होती तो पॉइंट कम ज़्यादा होते हैं, तो वो गिनने में असुविधा होती है और वह स्ट्रक्चर थोड़ा सा विश्लेषित नहीं होता, वह स्ट्रक्चर अपने आप में विखंडित रूप में नजर आता है। तो अगर आप अपने आंसर की डिजाइनिंग में पॉइंट वाइज लिख रहे हो तो उसमें जो अरेबिक नंबर है 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखेंगे तो वह एक अनुशासित उत्तर के रूप में प्रस्तुत होता है। तो ये हमारा एक बेसिक सा पैटर्न था जिसमें हमने इंट्रो, मेन बॉडी पार्ट, कंक्लूजन पे चर्चा की। साथ ही हमारा जो आंसर का नेचर है वह नेचर किस रूप में होना चाहिए, पैराग्राफ फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म में, और पॉइंट फॉर्म में किस प्रकार का पॉइंट हम यूज कर सकते हैं, इस पे हमने एक ओवरव्यू दिया। चूंकि हमारी पहली क्लास है तो इस पहली क्लास में हम बेसिकली जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को आधार मानते हुए अपने एक मॉडल आंसर को लेंगे। क्वेश्चन जो है अभी हाल ही में कंडक्ट किए गए 69th बीपीएससी का है, तो उसके संदर्भ में हम क्वेश्चन देख लेते हैं। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी समझने वाली बात यह है कि क्वेश्चन का आधार आपको समझना होगा। क्वेश्चन का आधार इस रूप में प्रस्तुत होता है कि आपकी जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है सब्जेक्ट को लेकर वह कैसी है। अगर हम चूंकि बात कर रहे हैं अपने टॉपिक साइंस एंड टेक की, तो साइंस एंड टेक में एक अप्लाइड फॉर्म आपको आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कभी भी आपका सब्जेक्टिव रूप में फैक्चुअल नहीं पूछता, वह आपसे अप्लाइड फॉर्म में पूछता है। और एप्लीकेशन का सबसे बेसिक नेचर ये है कि आपकी दूरदर्शिता उस टॉपिक पर होनी चाहिए। तो जिस प्रकार से मान लीजिए कि अगर क्वेश्चन कंप्यूटर के बारे में पूछा जा रहा है कि कंप्यूटर की आधुनिक भूमिका आधुनिक समाज में क्या है, अगर इस संदर्भ में बात करें तो आपका दायरा सोचने का विस्तृत होना चाहिए। हमने चर्चा अपने क्वेश्चन की फॉर्मेट की कर ली है, तो आपका इस संदर्भ में कंप्यूटर की भूमिका कहाँ कहाँ पर है, किस रूप में। अगर जनरली हम देखें तो हमारी बात हेल्थ केयर से शुरू होती है, अगर तो हम हेल्थ सेक्टर में कंप्यूटर की भूमिका क्या है इसके संदर्भ में बात कर सकते हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में क्या भूमिका है इसकी, इस संदर्भ में बात कर सकते हैं। क्योंकि करंट जो टाइम है वह आईटी और आपके टेक्नोलॉजिकल बूम का है, तो इस संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो किस प्रकार से मशीन लर्निंग, किस प्रकार से ऑटोमेटिव तरीके से आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सारी चीजें डेवलप हो रही हैं और मानवीय हित में इसका उपयोग किस रूप में हो रहा है, इस पे आपका पकड़ होना चाहिए। तो अगर आप ये दूरदर्शिता रखते हैं और अपनी तैयारी में अपनी तैयारी के दरमियान इसके अप्लाइड फॉर्म पर फोकस होकर तैयारी करते हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान होता है। इसी तरीके से अगर हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में देख रहे हैं, क्वेश्चन मान लीजिए पूछा गया है, तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का क्या क्या इस्तेमाल आधुनिक संदर्भ में हो रहा है, आपके सुपर कंप्यूटर से लेके न्यूक्लियर एनर्जी के रूप में, रिन्यूएबल एनर्जी के रूप में, ये सारी चीजों का आपको डायमेंशन आना चाहिए। ये तो एक जनरल ओवरव्यू हम देख रहे हैं जिसमें किस प्रकार से आपके आंसर की डिजाइन होगी इस पे चर्चा हो रही है। लेकिन एक व्यक्तिगत तौर पे भी देखें
तो आपकी तैयारी में यह पुट होना चाहिए कि जब आप तैयारी कर रहे हैं और किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो उसका डायमेंशन कहाँ तक आप ले जा पाते हैं। किताबी बातें आपके आंसर में रिफ्लेक्ट नहीं हो पाएंगी, क्योंकि आप अपनी प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पर लिख पाओगे। तो यहाँ पर जो हम अपनी पहली क्लास में चीज़ों को डिस्कस करेंगे, उसमें जो सबसे बड़ी चीज़ होगी इस रूप में प्रस्तुत होगी कि किस प्रकार से आपको अपने आंसर की डिजाइनिंग करनी है। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिर हम आगे बढ़ते हैं। 69 बीपीएससी में अभी हाल ही में कंडक्ट किया गया, जनवरी में एग्जाम हुआ था। तो क्वेश्चन पूछा कि आधुनिक समाज में कंप्यूटर की भूमिका क्या है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं जो आपको ध्यान देने वाली बात है। क्वेश्चन पूछा है कि आधुनिक समाज और इसमें कंप्यूटर की क्या भूमिका है। आपका क्वेश्चन इस रूप में प्रस्तुत होता है। तो एक आम धारणा अगर हम देखें तो कंप्यूटर, हम कंप्यूटर से परिचित हैं। हमारे सुबह की शुरुआत आपके कंप्यूटर से होती है, और शाम को सोते समय आप जब सोते जाते हो तो उसका अंत भी और उसकी दिन की समाप्ति भी कंप्यूटर से होती है। क्योंकि मोबाइल जो है वह एक मिनी कंप्यूटर है, तो आप उसका किस प्रकार से इस्तेमाल करते हो उस संदर्भ में आपको बात करनी है। तो चूंकि यह आधुनिक समाज की बात कर रहा है, तो आधुनिक समाज में आपका वर्तमान दौर होगा और कंप्यूटर इसका मुख्य थीम है। तो टेक्नोलॉजी के दरमियान अगर हम देखें तो इसके संदर्भ में हम बात करेंगे। और क्वेश्चन चूंकि मॉडर्न एरा से पूछा हुआ है, तो आपको प्रस्तुति अपने आधुनिक समाज में कंप्यूटर की क्या भूमिका हो सकती है, उसमें इंट्रो जो होगा वह किस प्रकार से होगा। आप लिख सकते हो कि आधुनिक समाज में कंप्यूटर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसमें अगर हम देखें तो बेसिक न्यूज़ खबरों से लेकर हमारे हेल्थ केयर सर्विसेज, हमारे एजुकेशन सेक्टर में, हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में इसकी भूमिका महत्वपूर्ण हुई है। ये आप शुरुआत में ये लाइन लिख सकते हो। फिर बीच में आपने जो की पॉइंट वर्ड यूज किया, जिस प्रकार से हमने कहा कि आपने मॉडर्न एरा में कहा, मॉडर्न एरा आधुनिक समाज, आधुनिक समाज। तो आधुनिक समाज में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो गई है। तो महत्वपूर्ण किस रूप में है, आपके जिस सेक्शन के बारे में हमने बात किया, आपके एजुकेशन में, आपकी शिक्षा में, आपके हेल्थ केयर में, आपके स्वास्थ्य में, एजुकेशन, हेल्थ केयर, स्वास्थ्य और विभिन्न प्रकार के जो कारोबारी कार्य होते हैं, अगर उसके संदर्भ में भी हम देखें तो जो एंटरप्राइज होते हैं, तो उसमें भी कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण हुई है। तो आपके जो विभिन्न व्यापारिक कार्य हैं, विभिन्न व्यापारिक कार्य, यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। इसके अलावा अगर आप लिखेंगे तो आप इंडस्ट्री सेक्टर का भी मेंशन कर सकते हो। विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र जो हैं, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्र, इस रूप में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। और एडवांस क्षेत्र में देखें अगर हम, तो आपकी स्पेस टेक्नोलॉजी, आपका जो अंतरिक्ष विज्ञान है, स्पेस टेक्नोलॉजी, आपका रोबोटिक्स, इसमें भी कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण है। तो ये चार पांच की पॉइंट हैं। अगर इस की पॉइंट को आधार बनाकर भी आप अपना आंसर लिखते हो
तो एक ऑथेंटिक एंड कंकरेंट आंसर आपका प्रस्तुत हो सकता है। अब इसमें जो मेन कंटेंट पार्ट डालने की आवश्यकता है कि आपने शुरुआत अपनी जो की है वह इस रूप में की है कि आधुनिक समय में कंप्यूटर की भूमिका मानवीय समाज में बहुत महत्वपूर्ण रूप से बढ़ी है, जिसमें कृषि क्षेत्र से लेकर स्वास्थ्य क्षेत्र में, स्वास्थ्य क्षेत्र से लेके आपका इंडस्ट्री सेक्टर में, और एडवांस टेक्नोलॉजी में बात करें तो आए दिन हमारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, कम्युनिकेशन में कंप्यूटर की भूमिका एक रिवोल्यूशनरी हुई है, एक अति तीव्र गति से इसका विस्तार हुआ है। आप एक अनपैरेलल कम्युनिकेशन डिजाइन करते हो। अनपैरेलल कम्युनिकेशन से तात्पर्य यह है कि आप बैठे हुए हो इंडिया में, लेकिन वर्ल्ड के किसी भी कोने में कम्युनिकेट कर सकते हो। तो वह आपका जो कम्युनिकेशन होता है, वह वार्तालाप होता है, वह विस्तृत है, उसका दायरा बढ़ा है। तो आपको जो जनरल चीज आपको प्रमोट करनी है, लिखनी है, वह बेसिकली आपके आए दिन का जो करिकुलम है जिसको आप फॉलो कर रहे हो, उसी को अप्लाइड फॉर्म में प्रस्तुत करना है। बस जरूरी ये होता है कि क्या आपको अपने आंसर में वो उसमें याद आ रहा है। तो उसके लिए आपका जो पढ़ने का नजरिया होना चाहिए वो अप्लाइड फॉर्म में होना चाहिए, क्योंकि जब आप अप्लाइड फॉर्म में पढ़ते हो तो वही चीज आप अपने आंसर में उसको प्रस्तुत कर पाते हो। तो आपने एजुकेशन सेक्टर में कंप्यूटर की क्या भूमिका है, जिस प्रकार से हम देखें कि अभी हाल ही में बीते 3 से 4 साल पहले जब कोविड-19 का दौर था, तो ऑनलाइन एजुकेशन जो है वह बूम किया। सारा जो मिनिस्ट्री और हमारी जो टेक्नोलॉजिकल रिवोल्यूशनरी सेक्टर हैं, सारे लोगों ने अपना फोकस जो है ऑनलाइन एजुकेशन पे दिया। तो यह एक बहुत बड़ा सेक्टर बन के निकला। तो आपका एजुकेशन हो गया। हेल्थ केयर में हेल्थ केयर में आप देखेंगे कि किस प्रकार से कंप्यूटर से अटैच होकर ड्रोन जो सर्विसेज हैं मेडिकल फैसिलिटीज को प्रोवाइड कर रही हैं। तो ये आपका है। टेली मेडिसिन हो गया। टेली मेडिसिन में आप का जो डॉक्टर है वो दिल्ली के एम्स में बैठा हुआ है और बिहार के किसी डिस्पेंसरी या फिर बड़े हॉस्पिटल से कनेक्ट होके यहाँ से वह गाइडलाइन प्रोवाइड कर रहा है और वहाँ पे ऑपरेशन या सर्जरी जो है वो परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर के थ्रू ही आपके कंप्यूटर के थ्रू ही पॉसिबल हो पा रही हैं, संभव हो पा रही हैं। तो आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर, विभिन्न व्यापारिक कार्य के संदर्भ में आप देखेंगे कि इंडिया का जो एक सेक्टर है, औद्योगिक क्षेत्र है, वह भी विभिन्न कंट्रीज में, विभिन्न देशों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है और कंप्यूटर के माध्यम से उसको ऑपरेट किया जा रहा है। उसका सेंटर पॉइंट एक है जहां पर आपके मेन डाटा रिकवर किए जाते हैं, मेन डाटा की उपस्थिति होती है, बाकी वहां से वो ऑपरेट होता है पूरे वर्ल्ड में। आप विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे, विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखेंगे, जिसका जो डाटा प्रोवाइडर है, जो डाटा स्टेब्लिश्ड है, वह एक किसी कंट्रीज में है, बाकी वह पूरे वर्ल्ड में अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सारी चीजें आपके कंप्यूटर के थ्रू हो रही हैं और आधुनिक समाज उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। उस पार्टिसिपेशन का एक मुख्य इंपॉर्टेंस ये है कि वह उससे लाभान्वित हो रहा है। तो आपने ये सारी चीजें देखी। इसके अलावा स्पेस टेक्नोलॉजी में आप देखेंगे तो अभी जैसे इंडिया के संदर्भ में बात करें तो चंद्रयान 3 का जिस प्रकार से चंद्रमा पर एक पदार्पण हुआ और हम विश्व की चौथी कंट्रीज बने, जिसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण होकर उभरी और तकनीकी क्षेत्र में, स्पेस क्षेत्र में हमारा जो एक सम्मान बढ़ा है इसरो और डीआरडीओ की वजह से, ये सारी चीजें हमें कंप्यूटर से जोड़कर हमारी जो सेटेलाइट सिस्टम के माध्यम से आप कम्युनिकेशन को इजीली वे से कन्वे कर पाते हो। आप अपने फोन के माध्यम से अपनी कनेक्टिविटी को जोड़ पाते हो। तो आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में भूमिका महत्वपूर्ण है। रोबोटिक फॉर्म में देखें तो आप देखोगे ड्रोन फैसिलिटी जो है वह भी रोबोट का एक फॉर्म होता है। तो ड्रोन फैसिलिटी के माध्यम से कोविड के दरमियान आपको मेडिसिन की सुविधा प्रोवाइड की गई। इसके अलावा अगर हम देखें तो विभिन्न क्षेत्रों में रोबोटिक्स जो है वह सर्जरी के लिए भी तैयार किए जा रहे हैं कि आने वाले समय में अगर एक डॉक्टर उपलब्ध नहीं है तो सर्जरी के माध्यम से हम उस ऑपरेशन को प्रोवाइड कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें रोबोट जो है, आए दिन न्यूज आती है कि इस रोबोट ने यहाँ पर यह इस सर्जरी को सक्सेसफुली परफॉर्म किया। तो भविष्य देखें तो तकनीकी किस रूप से कंप्यूटर के माध्यम से विस्तृत होकर निकल रही है,
वह हमें समझना जरूरी है। तो इस रूप में हमने देखा। बाकी मेडिकल रिसर्च, डायग्नोस्टिक, ट्रीटमेंट और टेलीमेडिसिन के संदर्भ में हमने चर्चा की। तो आपका जो आंसर है इस रूप में होना चाहिए। अगर आप एक स्ट्रक्चर रूप में, पहले आंसर के रूप में, अगर आप, जब हमने बात की कि मेन बॉडी पार्ट में आप लिखोगे, तो अगर आपने एजुकेशन को लिखा, एजुकेशन के बारे में लिखा, किस प्रकार से एजुकेशन कंप्यूटर से जुड़कर एक रिवोल्यूशनरी इमेज क्रिएट कर रहा है, रिवोल्यूशनरी सोसाइटी का निर्माण कर रहा है, तो आपका आंसर कंक्रीट होता है। तो आपका एजुकेशन हुआ, हेल्थ केयर हुआ, विभिन्न व्यापारिक कार्य हुए, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में कंप्यूटर की भूमिका, स्पेस टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स, ये सारी चीजें आपके मेन बॉडी पार्ट की हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पर। कंक्लूजन आपका, जैसे वर्तमान परिस्थिति में आपका कंक्लूजन जो है, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार भविष्य क्या हो सकता है, उसके संदर्भ में एक आसान्वित तरीके से अपना कंक्लूजन लिखना है। तो आप इस तरह से अपने आंसर को डिजाइन कर सकते हो, अपने कंक्लूजन को, कि वर्तमान संदर्भ में देखें तो भारत की भूमिका प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बढ़ रही है, जिसमें कंप्यूटर जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। विश्व में विभिन्न प्रकार के मिशन लॉन्च किए जाने हैं, जिसमें आपके गगनयान के बारे में आप लिख सकते हो, और विभिन्न जो रिसर्च क्षेत्र में हमारी जो मिशंस हैं, अगर आपको याद आ रहा है तो वहाँ पे आप लिख सकते हो। खास करके जो इनोवेटिव तरीके से हम अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसमें इनोवेशन है कि किस प्रकार से वीपो द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रिलीज किया जाता है, जिसमें भारत की जो भूमिका है वह किस नंबर पे है, 40वें नंबर पे लास्ट टाइम 2023 में जो 40वें नंबर पे भारत की स्थिति थी। तो यह इनोवेशन क्या दिखा रहा है कि आधुनिक समाज में किस प्रकार से हम तकनीक से जुड़े हुए हैं, और वह तकनीक हमारे भविष्य का निर्धारण किस प्रकार से करेगी। तो ये सारी चीजें हैं जिस पे आप अपने आंसर को क्रिएट कर सकते हो। बाकी किसी भी आंसर का जो एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, वह यही होता है कि आप कितना एप्लीकेशन उसको समझ रहे हो, कितना अप्लाइड हो उस क्वेश्चन को लेके। इसके अलावा अगर हम देखें तो आप अपने आंसर को मॉडिफाइड कर सकते हो। बस बेसिक पॉइंट में आपको कंप्यूटर की जो भूमिका है वह अपने डेली लाइफ से लेनी है। अब जहां जहां आप कंप्यूटर की उपस्थिति देख रहे हो, उसमें आप इसको देख सकते हो। इसके अलावा अगर हम एक जनरल आइडिया देखें तो आपका, जैसे ऑनलाइन फॉर्म भरने का सबमिशन का तरीका होता है। पहले आज से 7 साल पहले, 8 साल पहले स्थिति कुछ और थी, जिसमें लोग फॉर्म कमीशन के बाहर इकट्ठा होके फॉर्म भरते थे। बैंकिंग सर्विस जो है वो बूम किया हुआ है, कंप्यूटर की वजह से सुविधा हुई है, ट्रांजेक्शन बहुत इजी तरीके से, बहुत आसानी तरीके से हो पाते हैं। तो ये सारे जो है आपके अप्लाइड फॉर्म हैं। यह आपको मिलेगा कहाँ पे? तो बेसिक सी चीज़ ये है कि अगर आप आए दिन न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, तो न्यूज़पेपर में कुछ सेक्शंस होते हैं तकनीक के, जिसमें आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आप जितना ज़्यादा अपने तैयारी को अप्लाइड फॉर्म में करेंगे, आपके आंसर में उसकी प्रस्तुति भी उसी रूप में दिखाई देगी। तो एक ये चीज़ है जिस पे हमने चर्चा की। बाकी आंसर की जो फॉर्मेटिंग है हमने की, जिसमें आपने देखा कि इंट्रो हमारा क्या था, हमारा मेन कंटेंट पार्ट क्या था, और इसके अलावा हमारी जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन का आधार क्या था। तो आधार आप इस रूप में भी प्रस्तुत कर सकते हो कि किस किस तरह से उसको परफॉर्म करना है। तो यह हमारा क्वेश्चन का एक आंसर था, जो कि 69 बीपीएससी में पूछा गया था। अगर किसी प्रकार की क्वेरी आपकी हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू सो मच।